बेट कर सकते हैं आईसीआईसी बैंक, बैंकिंग स्पेस के एक दिग्गज जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। आशीष जी मानते हैं कि यहाँ पर करीब अच्छे अपमूव रहेंगे। और तीसरा नवीन फ्लोरिन आज केमिकल फ्लेवर में है 3740 के टारगेट्स के लिए से देखेंगे। आईसीआईसी बैंक 955 962 के टारगेट्स के लिए 932 के एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और 5500 के टारगेट्स के लिए बजाज ऑटो को भी आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। आशीष जी से हम आगे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं जहाँ पर दूसरी तिमाही में बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे अच्छे रहे हैं। Q2 में कंपनी की ब्याज से कमाई करीब 13% और मुनाफा 52% बढ़ा है। इस दौरान बैंक की एसेट क्वालिटी में भी सुधार रहा है। नंबर्स पर और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO रजनीश सर। रजनीश सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो बैंक्स के नंबर्स इस क्वार्टर में बढ़िया देखने को मिले हैं, चाहे आप प्रॉफिट फ्रंट पर देख लें, NII फ्रंट पर देख लें, डिपॉजिट ग्रोथ में देख लें, एडवांसेस में देख लें। क्या ऐसा काम करके गया इस बारी जो कि इतने अच्छे नंबर्स रहे, और कैसे आप देखोगे फिर सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर का आउटलुक? जी, प्रॉफिट के नंबर्स हमारे बहुत अच्छे रहे हैं इस क्वार्टर में Q1 के कंपैरिजन में। अगर आप वैसे देखेंगे हमारा नेट प्रॉफिट तो थोड़ा सा कम हुआ है Q1 से। तो उसका रीजन सिर्फ यही है कि हम न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट कराए हमने अपने आप को। जो प्रेजेंटली हमारा 35% टैक्स कटता था वो अब 25% कटेगा दिसंबर क्वार्टर के ऑनवर्ड्स। अगर हम ये न्यू टैक्स रिजीम में नहीं जाते तो हमारी नेट प्रॉफिट जो है 2150 करोड़ होती, ना कि 1400 करोड़ प्लस जो अभी हमने दिखाई है। तो जहां तक बॉटम लाइन की बात है, हमारी जो गाइडेंस है उसके ऊपर हम चल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमारा इंप्रूव हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट इनकम भी हमारी इंप्रूव हुई है। और जहां तक कि बाकी रेशियोज की भी बात करें, निम भी हमने प्रोटेक्ट करके रखी है अपनी 3.03 पे। जो हमारी निम थी ग्लोबल निम जून हमारे क्वार्टर में, वो अब सितंबर क्वार्टर में इंप्रूव होकर 3.08% पे हुई है। तो ओवरऑल जो टॉप लाइन के नंबर्स और बॉटम लाइन के नंबर्स हमारे अच्छे रहे हैं। क्रेडिट ग्रोथ हुई है। अगर हम ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो 1 लाख करोड़ प्लस से हमारा ओवरऑल बिजनेस बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, जिसमें एडवांसेस 50,000 करोड़ से बढ़े हैं ग्लोबली और डिपॉजिट 56,000 करोड़ बढ़ा है ग्लोबली। ओवरऑल ग्रोथ बॉटम लाइन और टॉप लाइन की बहुत अच्छी रही है बैंक के लिए। सर, MSME और रिटेल दोनों सेगमेंट इस बारी काफ़ी बेहतर परफॉर्म करे गए हैं। 14.5% के आसपास की ग्रोथ रिटेल स्पेस में हमने देखी है और 10-11% के आसपास की ग्रोथ MSME में देखी है। क्योंकि अब सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में ये दोनों और ज़्यादा थ्रस्ट लेते हैं यूजुअली, इसको आप कैसे रीड करोगे? जी, तो जहां तक रैम सेक्टर की सवाल है, वहां पे आपने सही कहा है कि हमारा रिटेल क्रेडिट 14% से बढ़ा है। एग्रीकल्चर एडवांसेस जो हैं 10% प्लस से बढ़े हैं। MSME भी 10% प्लस से बढ़ा है। ओवरऑल जो हमारा रैम का बुक है वो 12% से बढ़ा है। तो जो गाइडेंस हम दे रहे हैं मार्च 23-24 की, मार्च 24 वाली, उसमें हमारा क्रेडिट की ग्रोथ 11 to 12% रहेगी और रैम में हम 55% अपनी बुक रखेंगे और 45% जो बुक होगी हमारी कॉर्पोरेट क्रेडिट की होगी। तो देयर शुड बी वेरी गुड क्रेडिट ग्रोथ स्पेशली इन दिस बिजी सीजन, इस क्वार्टर में, फेस्टिवल सीजन में, स्पेशली रिटेल और MSME में। एक और चीज़ सर मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि आपने मेजरली अगर सेक्टर वाइज देखे तो बहुत बड़ा शफलिंग हुआ है। रियल स्टेट के अंदर एक्सपोजर काफ़ी बढ़ा, कंस्ट्रक्शंस के अंदर जो क्रेडिट का एक्सपोजर है वो काफ़ी बढ़ा, Q on Q और YoY दोनों साइड पर। साइमल्टेनियसली आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना एक्सपोजर थोड़ा सा कम किया। ऐसा क्या हुआ सर कि ये रियल स्टेट में इतना बड़ा जंप या कंस्ट्रक्शन में इतना बड़ा जंप आता हुआ दिखाई पड़ा है? नहीं, रियल एस्टेट में ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, वो रिपोर्टिंग का ही इशू है। रिजर्व बैंक की जो रिपोर्टिंग होती है हमारी, उसमें जो हमारा टोटल अगर आप रियल एस्टेट देखेंगे उसमें हमारे हाउसिंग लोन भी इंक्लूडेड हैं। लैप और हाउसिंग लोन भी इंक्लूडेड है। तो डायरेक्टली अगर आप CRE देखेंगे, जो बिल्डर लोन्स हैं वो तो अराउंड 2000 करोड़ ही हैं। जो बाकी 60,000 करोड़ प्लस की जो बुक है उसमें हमारा हाउसिंग लोन है, लैप है, वो सारा मिला के है। तो ऐसा कोई इंक्रीमेंटल इंक्रीज बहुत ज्यादा है नहीं रियल एस्टेट के एडवांसेस में। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमने सेगमेंट वाइज ग्रोथ करी है। जो नंबर्स अभी यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं बिकॉज उसमें ड्रॉडाउन में थोड़ा टाइम लगता है, बट डेफिनेटली हमने रोड्स में, प्रोजेक्ट्स में, पावर सेक्टर में, उन सब में काफी कुछ सैंक्शंस करे हैं जिनकी डिसबर्सल्स एंसुइंग 2 क्वार्टर्स, दिसंबर और मार्च क्वार्टर में आएंगी। ओके रजनीश सर, NIMs की सिचुएशन 3.08% के आसपास स्टेबल सो फार दिखाई पड़ रहे हैं और जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है वो बिल्कुल पीक आउट सा हो रहा है। गोइंग फॉरवर्ड आप कैसे इसको एक्सपेक्ट करके चल रहे हो? क्या इंटरेस्ट रेट सिनेरियो रहने वाला है? और दूसरा NIMs की पिक्चर सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर कैसे एक्सपेक्ट करेंगे हम?
जहां तक इंटरेस्ट रेट सिनारियो की बात है, अगर आप देखेंगे लास्ट 12 मंथ्स में सितंबर 22 से लेके सितंबर 23 तक, तो मेजॉरिटी ऑफ द टर्म डिपॉजिट्स के जो रेट हैं वो बढ़े हैं, बोथ रिटेल टर्म डिपॉजिट में भी और बल्क टर्म डिपॉजिट में भी। तो जो प्राइसिंग होनी थी बैंक की बुक में लास्ट 12 मंथ्स में, वो पूरी प्राइसिंग लगभग हो चुकी है। और जो आगे थोड़ा सा इंक्रीमेंटल इंक्रीज है, जो हमें लग रहा है, क्योंकि आपने जैसे राइटली कहा कि ये जो बिजी सीजन होने वाला है दिसंबर क्वार्टर का, तो इसमें थोड़ी टाइटनेस ऑफ लिक्विडिटी रहेगी, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा हार्डन रहेंगे। सो हम यहाँ पे करीब 20 से 25% बेसिस पॉइंट की इंक्रीज इंटरेस्ट रेट में देख रहे हैं ऑन द डिपॉजिट साइड इन दिस क्वार्टर, बिकॉज ऑफ द बिजी सीजन एंड द क्रेडिट ग्रोथ जो यहाँ पे इस क्वार्टर में रहेगी। अदरवाइज अगर हम आप हमारे जो एडवांसेस साइड में देखेंगे, तो हमने MCLR जो है 1.05% से बढ़ाया है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। जो अभी आज की डेट में हमारा MCLR 8.75% है 1 ईयर का, जो 7.7570 होता था बल्कि सितंबर 22 में। जहां तक EBLR की बात है, उसमें भी हमने 1% का इंक्रीज करा है। आज की डेट में हमारा EBLR 9.25 है, जो 8.25 होता था सितंबर 22 में। RBI के रेपो रेट की अगर बात करें, सितंबर 22 में RBI का रेपो रेट जो तब था और आज की डेट में 6.5, उसमें इंक्रीमेंटल इंक्रीज 60 बेसिस पॉइंट का ही हुआ है। तो जो ट्रांसमिशन ऑफ इंटरेस्ट रेट हैज एक्चुअली हैपेंड, और हमने उसको आगे ट्रांसमिट भी करा है थ्रू MCLR एंड RBLR ऑल्सो। और 6% ऑफ आर जो टोटल एडवांसेस हैं वो सिर्फ फिक्स रेट पे हैं, रिमेनिंग सारे हमारे फ्लोटिंग पे हैं। जो ट्रांसमिशन ऑफ इंटरेस्ट रेट है वो हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट वी आर वेरी कंफर्टेबल एंड श्योर। जैसा कि मैंने जून में भी आप लोगों से बात करते हुए कहा था कि हम अपनी निम को प्रोटेक्ट करेंगे, तो 3.03% पे हमारी निम थी जून 23 में, जो इंप्रूव होकर 3.08 हुई है, 5 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हुआ है। मार्च 24 की जहां तक गाइडेंस का सवाल है, वी स्टैंड विद द गाइडेंस दैट वी विल प्रोटेक्ट आवर निम। जो भी हमारी निम है 3% प्लस की, हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, चलिए रजनीश सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। समय का अभाव, वरना आपसे हम और बातचीत करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आपको, आपकी टीम और आपके परिवार को फेस्टिविटीज़ की और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बैंक ऑफ इंडिया मोरलेस 101-102 रुपये के रेंज में भी कामकाज कर रहा है। करीब 1-1.5% के आसपास की बढ़त, यहाँ पर 2.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। और 3-3.5%, 3.5% के आसपास की जो NIMs हैं उसको बैंक मेंटेन करेगा, ये भी हम बातचीत कर रहे थे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद तो हम बातचीत करेंगे ही आशीष जी से एक सस्ते ऑप्शन को लेकर, लेकिन जाने से पहले एक मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी से शुक्रवार को हमारे साथ शिवांगी सरदा जी जुड़ी थी। उन्होंने DLF की एक कॉल दी थी, 590 रुपये की कॉल थी, जो कि 15 रुपये का टारगेट, 15 रुपये के करीब उन्होंने खरीदारी कर चलने की राय दी गई थी और 21 रुपये का टारगेट था। 16.5 रुपये पे अभी कॉल कामकाज कर रही है और टारगेट्स अचीव करते हुए दिखाई पड़े। एक बढ़िया तेजी रियल एस्टेट में वैसे भी देखी जा रही है, ये लक्ष्य अचीव होते हुए दिखाई पड़े थे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आशीष जी से एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं, छोटे ब्रेक के उस पर।